स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि इस समय हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा में जायसी के पद्मावत पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने जायसी के जीवन वृत्त और पद्मावत की विशेषताओं के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में पद्मावत के आधार पर जितने भी आलोचनात्मक प्रश्न बनते हैं उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखें तो नागमती का वियोग वर्णन, नागमती के वियोग वर्णन के अंतर्गत जो 12 मासा है, इसके साथ ही जायसी का रहस्यवाद, जायसी का प्रकृति सौंदर्य विधान और इसके साथ ही जायसी की भाषा शैली, इतने सारे ये प्रश्न आलोचनात्मक बनते हैं जायसी के पद्मावत पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जायसी के वियोग वर्णन पे और नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासा पे विशेष रूप से चर्चा करें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में सूफी कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनका जो वियोग वर्णन है वह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि भी माना जाता है। जैसा कि नागमती के वियोग वर्णन की चर्चा अगर हम करें तो महाकवि जायसी ने पद्मावत में नागमती के वियोग की जिस परिस्थितियों का निरूपण किया उस पर अगर हम लोग विचार करें तो ये परिस्थितियां तब हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं जब नागमती के पति राजा रत्नसेन जो है वह एक तोते के द्वारा पद्मावती के सौंदर्य वर्णन को सुन करके और अपना सब कुछ राजपाट और पत्नी सबको छोड़ करके 7 समुद्र पार सिंघल द्वीप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। और इस स्थिति में जो है वो जो नागमती है उसके पास अभी कोई बच्चे भी नहीं है, उसके पास कोई पुत्र या पुत्री भी नहीं थे और वो एकदम अकेली पड़ जाती है और यह वियोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखा जाए तो एक पंक्ति से संबंध में अगर देखें ध्यान से तो लिखे हैं इसमें, नागमती कहती है सुआ काल हुई लेगा प्यू प्यू नहीं जात जात बरजियू भयो नारायण वादन करा राज करत राजा बलि छरा। तो इसमें नागमती कहती है कि बल्कि जो वो सुआ मतलब जो तोता आया था, सुग्गा आया था, वह काल बन करके आया और मेरे पति को लेकर के चला गया, बल्कि मेरे पति नहीं जाते और मेरे प्राण चले जाते। इस तरह से वो अपने व्यथा को व्यक्त करती है। अगर नागमती के वियोग वर्णन में 12 मासा का प्रकरण देखें तो जो ये 12 मासा है उसके बारे में नागमती वियोग वर्णन सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग जो है वह 12 मासा ही है। जायसी के एक एक मास के क्रम में विरहिणी नागमती के वियोग व्यथा जो है वह पूरा चित्र प्रस्तुत किया है। हर एक मास के, हर एक महीने के आधार पर उसकी क्या मन स्थिति होती है उसको उन्होंने पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। सावन बरिस में अति पानी भरनी पूरी हो विरह झुरानी जब जब जल बूढ़ी जहो लगी ताकी मोर नाव सेवक बिनु ठाकी बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन छुए जस होरी धनी सूखे भरे भादो माहा अबहु न आइन सोचिन नाहा पूस जाड़ थर थर तन कापा सूरज जाई लंका जिसी चापा लागे उमाग परय अपाला विरह काल भय उजड़ काला फागु करई सब चाचरी चोरी मोहितन लाई दीन जस होरी चैत बसंता होई होई धमारी मोहि लेखे संसार पुजारी। देखिए इन पंक्तियों में हर एक महीने के आधार पर जैसी जो है वो नागमती के वेदना जो है उसको प्रस्तुत करते हैं कि वो अपने मन स्थिति को किस रूप में प्रस्तुत करती है। ये जो 12 मासा है इसकी जो विशेषता अगर हम बात करें, इसका क्या मुख्य रूप से इसकी विशेषता है तो इस संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इस 12 मासे में वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध सरल और मृदुल और आकृतिक प्रवाह देखने योग्य है।
ये इसकी विशेषता के बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगर देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि वियोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वियोग की अवस्थाओं के बारे में देखें तो वियोग की जो एक प्रमुख विशेषता होती है वह होती है उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण। तो यहाँ इस जो ये बारहमासा की पंक्तियां थी, इसमें जो प्रकृति है वह उद्दीपन का कार्य करती है। देखिए प्रकृति जो है, जैसे हमारी मन स्थिति होती है उसी के अनुरूप हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। अगर हम लोग खुश रहते हैं तो वही संयोग की अवस्था में वही जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वो संयोग की स्थिति को उद्दीप्त करती हैं, और वियोग की अवस्था में वही जो है वो वियोगी भावना को उद्दीप्त करती हैं। तो प्रकृति तो अपने स्थान पे वैसे ही रहती है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है। हमारी मन स्थिति के अनुसार वो हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उसके अनुसार हमारे सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वह बदल जाती है। तो ये है इसकी विशेषता कि जो प्रकृति है वह उद्दीपन का विशेष रूप से कार्य करती है। जैसे देखिए वही होली, वही फागुन, वही जाड़ा जो है, या गर्मी का महीना या सावन का महीना किसी के लिए बहुत ही सुखदाई है, और नागमती चूंकि वियोग अवस्था में है तो उनके लिए वही जो है उनके वियोग को दीप्त करने का कार्य कर रही है। वियोग की अवस्थाएं जो हैं वह जायसी ने वियोग की लगभग सभी अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण किया है। आइए देखते हैं वियोग की जो मुख्य अवस्थाएं होती है वो क्या होती है। अभिलाषा, चिंता, उद्वेग, गुण कथन और प्रलाप, ये इतनी अवस्थाएं जो हैं यह मुख्य अवस्थाएं होती हैं विरह की। तो देखते हैं अभिलाषा का एक उदाहरण देखते हैं। यह तन जारो छार कै कहो कि पवन उड़ाई, मकु तो ही तारो सोई परौ, कंत धरे जहां पाओ। यह नागमती की अभिलाषा है कि मैं इस शरीर को जला करके राख बना दूं और पवन उड़ा करके वहां ले जा करके गिरा दे जहां मेरे पति के चरण पड़ते हैं। इसी तरह से अगर चिंता की अवस्था देखें तो उसमें नागमती ये कहती है कि नागमती चित उर पथ हेरा, क्यों जो गए फिर कीन्ह न फेरा। वह चिंता करती है कि एक बार जब पति चलेगा वो दोबारा से उनकी कुछ खोज खबर नहीं मिलती है, इसकी चिंता है उसे। आगे अगर उद्योग की स्थिति देखें, उद्योग में की पंक्तियां इस तरीके से देखें कि पिय वियोग अस बाउर जीव, पपिया तस बोले प्यू प्यू। ये पपीहे की जो आवाज है वह उसके वियोग को और ज्यादा उद्दीप्त कर रही है, उद्वेलित कर रही है। इसके साथ ही अब देखते हैं प्रलाप की अगर स्थिति हम देखें तो जायसी ने इस अवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। देखिए इन पंक्तियों को। पति सो कहू संदेशड़ा, है भौरा हे काग, सौधनी विरह जरि मुई, तेहि के धुआं हम लाग। ये है प्रलाप की स्थिति। जो नागमती है वह रो रो करके कहती है कि हे भौरा और काग, काग मीन्स कौवा होता है, जा करके मेरे पति से संदेश कहना कि तुम्हारी पत्नी है वो जल करके मर गई है और उसी के धुएं के लगने के कारण हम लोग काले हो गए हैं। ये देखिए एक अतिशयोक्ति वर्णन इसमें आता है इस तरीके का। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भी वियोग की दशाएं होती हैं, चाहे वो प्रलाप हुआ, चिंता हुआ, उद्वेग हुआ, गुण कथन हुआ या अभिलाषा हुई, ये सारी जो मुख्य रूप से प्रवृत्तियां होती हैं वियोग वर्णन की, वो सभी का बहुत ही सजीव वर्णन जैसी जी ने किया है। और यही कारण है कि नागमती का जो ये विरह वर्णन है यह अपनी संवेदनशीलता, अभिव्यंजना सौष्ठव और साहित्यिक चमत्कारों की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बन गया है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग जायसी के रहस्यवाद पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।